20 अगस्त को एक महापुरुष का जन्म हुआ जो इटली से 1968 में एक बार बाला ले आए और फिर सन 1970 में एक ऐसे वैज्ञानिक का जन्म हुआ जिन्होंने आलू से सोना बनाने के तकनीक का आविष्कार किया। नासा और इसरो वो फॉर्मूला पप्पू नाम के वैज्ञानिक से हथियाना चाहते हैं। खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। आइए बिना लौंग लपेट के मुद्दे पे आते हैं। 20 अगस्त को बहुत से रोचक किस्से लोगों के बीच में प्रचलित होता है, जैसे कि कंप्यूटर क्रांति, डिजिटल इंडिया, स्पेस यात्रा और भारत का विकास। उदाहरण के तौर पे राजीव गांधी ने भारत में कंप्यूटर लाया। क्या राजीव गांधी के कंप्यूटर की दुकान थी? या कोई ऐसा तस्वीर आपने देखा है जिसमें राजीव गांधी पीठ पर लादकर कंप्यूटर भारत ला रहे हों? सारा किस्सा ही यही है कि गांधी परिवार का बस चले तो देश की रजिस्ट्री भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में करवा लें। तकनीक और विज्ञान का कोई पिता या माता नहीं होता, लेकिन यह मानवीय फितरत है कि हम हर बात में पिता खोज ही लेते हैं। बस कांग्रेस पार्टी वही झूठ सबको परोसती है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम इंडस्ट्री को विकसित करने में कांग्रेस सरकार का योगदान बिल्कुल ना के बराबर है। मामला ऐसा है कि भारत की सारी सरकारी रिसर्च या टेक्नोलॉजी वाली संस्थानों ने सोवियत रूस की मदद से ही अपने आप को स्थापित किया। चाहे स्पेस रिसर्च हो या सुपर कंप्यूटर का विकास हो या मिसाइल तकनीक हो। जहां तक नीति निर्माण की बात है तो नीतियां बनती है प्रेशर ग्रुप्स के दबाव में। 70-80 के दशक में भारत ही नहीं पूरे उत्तर पूर्व एशिया में इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन का तेजी से विकास हुआ। ऐसे में इसको विकसित होना ही था, बल्कि यह जरूर बोला जा सकता है कि हमने काफी देर कर दी और हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान तो आज भी उत्तर पूर्वी देशों या चीन से ही आ रहा है। लेकिन आज भी कांग्रेस के लोग इस बात को बड़ी ही बेशर्मी से फैलाते हैं कि देश में कंप्यूटर राजीव गांधी के कारण ही आया। असल में राजीव गांधी के नाम पर और क्या ही कहें, वो उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। वो तो ऐसे शख्स थे जो इस देश में इटली की एक महिला लेके आए जिसका नाम और काम दोनों संदिग्ध था और उसके पिता भी जेल में रहे थे। चमचे भी इस बात को बहुत जोरों से फैलाने में लगे रहते हैं कि इस देश में कंप्यूटर राजीव गांधी के कारण ही आया। अगर राजीव गांधी नहीं होते तो इस देश में कंप्यूटर नहीं आता। ये देश आज सॉफ्टवेयर के मामले में इतना आगे है तो राजीव गांधी के बदौलत ही है। वैसे राजीव गांधी के बारे में कहने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। इसी कारण बार बार राजीव गांधी के नाम पर कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है। अब एक फैक्ट चेक करते हैं। इस देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मौत के बाद बने, मतलब 31 अक्टूबर 1984 के बाद। और देश में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर पर काम कब से शुरू हो गया था यह भी देख लीजिए, और आप भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। CSI कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1965 में ही हो गई थी। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा ग्रुप ने इस कंपनी की स्थापना 1968 में ही किया था। यह कंपनी आज भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक है। 1968 में इस कंपनी ने सॉफ्टवेयर पर काम करना शुरू कर दिया था। पाटनी कंप्यूटर, इस कंपनी ने 1972 में और HCL ने 1976 में काम शुरू कर दिया था। विप्रो ने 1980 में, तो इंफोसिस जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी है, उसने 1981 में ही काम शुरू कर दिया था। ये तमाम वो कंपनियां हैं जो आज भारत में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर के मामले में टॉप पर है, और इनकी स्थापना के डेट भी देख लिए आप। पर कांग्रेस बताती है कि 1984 में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने तो इस देश में कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आ सका, वरना इस देश का कुछ नहीं होता और हम भारत के लोग आज घास छील रहे होते। लेकिन अब तो दरबारियों के सुर भी बदलने लगे हैं। इस डिजिटल दौर में कार्यकर्ताओं से दरबारियों तक के सुर छिन्न भिन्न होने लगे हैं। बात अशोक गहलोत की हो या कमलनाथ की, कमलनाथ ने हाल ही में कहा है कि राजीव गांधी कंप्यूटर क्रांति के जनक और सशक्त ग्रामीण भारत के पक्षधर थे। पहले कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उन्हें कंप्यूटर लाने का श्रेय देते रहे, अब महज क्रांति जनक कहकर इति कर देते हैं। तो कोई इनसे भी आगे बढ़कर सिर्फ कंप्यूटर क्रांति का पक्षधर ही कहता है, जनक कहने का वर्तमान में साहस नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं कि उस समय व्यापार और रोजगार की क्या स्थिति थी। राजीव गांधी के समय किसी भी भारतीय संस्था का भारत में व्यापार करना आसान नहीं था। आइए आपको 1970 के दशक में ले चलते हैं। आप इसकी जानकारी IBM, TCS, HCL, विप्रो, PSI
पाटनी कंप्यूटर आदि से ले सकते हैं। इंदिरा गांधी 1973 में आईबीएम से बोली कि आपको अपनी कंपनी की 60% की इक्विटी को भारतीय पार्टनर के साथ साझा करना होगा। आईबीएम ने कहा कि वो भारत में निर्यात केंद्र स्थापित करेगी और अपनी आय का 25% भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट पर इस्तेमाल करेगी और इस रिसर्च और डेवलपमेंट से जो पैसे आएंगे उसको भारत में कंप्यूटर आयात करने पर लगाएगी। लेकिन भारत सरकार की कमीशन कट नीतियों से आईबीएम को 1978 में भारत छोड़कर भागना पड़ा। आपको एक दिलचस्प इतिहास बताते हैं। अंग्रेजों के जाने के बाद भारत में अंग्रेज 3 बंदर छोड़ गए। पहला बंदर, सच मत देखो और अंग्रेजी का गुणगान करो। दूसरा बंदर, सच मत बोलो और अंग्रेजी का गुणगान करो। तीसरा बंदर, सच मत सुनो और अंग्रेजी का गुणगान करो। इस 3 बंदरों का इस्तेमाल विदेशी मीडिया और अंग्रेजी अखबारों ने जोर शोर से किया और कंप्यूटर को राजीव गांधी की देन बताने में दिन रात एक कर दिया। मित्रों, बोफोर्स कांड और भारतीय सेना से विश्वासघात की गहराइयों में जाइए। किस प्रकार भारतीय सेना को अपाहिज बनाने का षड्यंत्र रचा गया और जिसके बदौलत पाकिस्तान जैसा भिखारी देश भी भारत को परमाणु बम गिराने की धमकी देने लगा और चीन ने भारत के इलाकों में कब्जा करने की शुरुआत कर दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। जिस हाल में आज पाकिस्तान है, ऐसे ही हाल में छोड़ गए थे राजीव गांधी भारत को। तब 40 करोड़ के लिए सोना गिरवी रखा था, जबकि 64 करोड़ की दलाली तो सिर्फ बोफोर्स में खाई गई थी। आरबीआई गवर्नर रहे वाई रेड्डी अपनी पुस्तक एडवाइस एंड डिसेंट में कहते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में सिर्फ 40 करोड़ रुपए के लिए हमने अपना 47 टन सोना गिरवी रखा था। यह स्थिति थी भारतीय इकोनॉमी की। आगे वो बताते हैं कि मुझे याद है कि 90 के शुरुआती दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था को वो दिन भी देखना पड़ा जब भारत जैसे देश को भी अपना सोना विश्व बैंक में गिरवी रखना पड़ा था। राजीव गांधी के शासनकाल में देश की तिजोरी खाली हो चुकी थी और तभी प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या लिट्टी के आतंकवादियों ने कर दी थी। चंद्रशेखर तब नए नए प्रधानमंत्री बने थे, तिजोरी खाली थी, वो घबरा गए, करे तो करे क्या। रेड्डी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि पूरा देश में निराशा भरा माहौल था। राजीव गांधी ने अपने शासनकाल में कोई रोजगार नहीं दिया था, नया उद्योग धंधा नहीं, नया बिजनेस डालने जाओ तो 50 जगह से एनओसी लेकर आना पड़ता था। कांग्रेस द्वारा स्थापित लाइसेंस परमिट के उस दौर में चारों तरफ बेरोजगारी और हताशा का आलम था। भाइयों, समय जब काल बनकर तांडव करता है तो विनाश ही विनाश होता है। 21 मई 1991 को बम धमाके में तमिलनाडु में राजीव गांधी की मौत हो गई। सन 1980 में भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत और सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या। यह मौत का ऐसा तांडव था, लगभग 10 साल के अंदर सारी पहचान मिट्टी में मिल गई। सन 1966 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जहर देकर पाकिस्तानी द्वारा मरवा दिया गया। श्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के ठीक 14 साल बाद सन 1980 से तांडव शुरू हुआ। क्या सन 1991 में समय के साथ उन्हें न्याय प्राप्त हुआ? आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।